हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इसके इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। कहाँ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। कहा जाता है कि ह्यूम को इस बात की भनक लगती है कि इंडियन कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पक्ष में है। यही रीजन है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वाल्व की तरह भारतीयों को दिया जाता है। उस टाइम जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। उस स्टार्टिंग में 1884 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी और बाद में 1885 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के कहने पर या फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अब देख लेते हैं जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट सेशन हुए थे उसमें क्या क्या खासियत है। इन सबको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सबको कवर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे देखने को मिला था? तो इसका पहला सेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भीमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1885 का जो कांग्रेस का पहला सेशन है वो पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पुणे में महामारी फैल गई थी। यही रीजन है कि कांग्रेस का पहला सेशन मुंबई में आयोजित किया जाता है और उसके अध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वहीं महासचिव कौन रहते हैं? वहाँ उसके जो महासचिव के रूप में किसे चुना जाता है? तो महासचिव के रूप में ए.ओ. ह्यूम को। किसे? ए.ओ. ह्यूम को चुना जाता है। उस टाइम जब 1885 का पहला अधिवेशन हो रहा था, उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था और इसके पहले सेशन में केवल 72 प्रतिनिधि भारत के अलग अलग क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर रहे थे। केवल 72 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे और ये कहाँ पे? मुंबई में। किस स्थान पे हुआ था? तो मुंबई में, या उस टाइम बम्बई कहा जाता था। बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ? बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुई थी और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उस टाइम इंडियन एसोसिएशन, क्या एक बड़ी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन एसोसिएशन, उसके जो दूसरा सेशन था वो कहाँ पे चल रहा था? कोलकाता में। और दूसरे सेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। यही रीजन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो मुंबई में आयोजित की गई थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। इसके बाद कांग्रेस का अगला सेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पे होता है? कोलकाता में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। कौन? पारसी थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता है या अध्यक्षता की जाती है। 1886 में, 1893 में, 1886 में और 1893 और 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की जाती है। 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और वहीं 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत को किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के द्वारा दादा भाई नौरोजी भारतीयों को या फिर अपने देश के नागरिकों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह भारत से धन का बहिर्गमन कहाँ पे किया जा रहा है? अंग्रेज यूरोप में कर रहे हैं। कहाँ पे? अंग्रेज यूरोप में कर रहे हैं। धन का बहिर्गमन किस तरह भारत जो है अंग्रेज भारत से ले जाके कहाँ कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। इसके बाद दादा भाई नौरोजी उस टाइम ब्रिटेन के जो लोकसभा है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने गए थे। उस टाइम वो ये क्या थे? दादा भाई नौरोजी या फिर दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय रहते हैं जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना जाता है। इसके बाद कांग्रेस का अगला सेशन मद्रास में देखने को मिलता है।
और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की जाती है। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम रहते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्षता करते हैं। इसी अधिवेशन के द्वारा कांग्रेसी बनों का नारा दिया जाता है। कौन सा नारा? कांग्रेसी बनों का नारा। तीसरे अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। इसी अधिवेशन के द्वारा कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। इसके बाद 1888 ईस्वी में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, ये कहीं कहीं यूल है तो कहीं कहीं इसका नाम जॉर्ज यूले लिखा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज यूले के द्वारा किया जाता है। और ये प्रथम अंग्रेज रहते हैं। क्या? ये प्रथम अंग्रेज रहते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जो इसका पहला सेशन था उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी। वहीं दूसरी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जो कि एक मुस्लिम है, और बाद में जॉर्ज यूले जो कि एक यूरोपीय है। तो इनसे ये पता चलता है कि भारतीय ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो कांग्रेस है वो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग पार्टिसिपेट हैं। स्टार्टिंग में कांग्रेस ऐसे काम करती रही, लेकिन बाद में इनमें मुस्लिम हिंदू के चलते इसमें विवाद हो जाता है तथा इससे अलग होकर मुस्लिम अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करती है जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। फिर इसका अगला इम्पॉर्टेंट सेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो 1896 में कोलकाता में। कहाँ पे? 1896 में कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता यम रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। किसके द्वारा? यम रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। और यह पहला अधिवेशन या पहला सेशन था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम मतलब कौन लिखा था वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसको कंपोज रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 65 सेकंड के अंदर, कितने? 65 सेकंड के अंदर वंदे मातरम गाया जाता है। इसके बाद इसका जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1905 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं? गांधी जी के गुरु हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। वही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस में कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन किया जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और पहली बार स्वदेशी का नारा दिया जाता है। कि पहली बार स्वदेशी का नारा या फिर स्वदेशी को अपनाया जाता है किस सेशन में? तो 1905 के बनारस सेशन में। इसमें उस टाइम बंगाल विभाजन हो रहा था। यही रीजन है कि इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जा रहा था, वहीं बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था। किस अधिवेशन में? 1905 के बनारस अधिवेशन में। इसके बाद जो इसका अगला इम्पॉर्टेंट सेशन है 1906 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी करते हैं इसकी अध्यक्षता। कहाँ पे होती है? कोलकाता में। और पहली बार स्वराज, इसमें पहली बार स्वराज को अपनाया जाता है। किसमें? देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1905 में पहले क्या होता है? स्वदेश को अपनाया जाता है। किसको? स्वदेशी का समर्थन किया जाता है। स्वदेशी के बाद 1906 में क्या होता है? स्वराज को अपनाया जाता है। फिर 1907 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये सेशन सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। इसको रास बिहारी घोष एवं रास बिहारी बोस दो मेंबर रहते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रास बिहारी घोष हैं वो उदारवादी हैं। क्या? उदारवादी हैं। वहीं बोस जो है उनका रिलेशन किससे? बम से है, मतलब वो क्रांतिकारी नेता रहते हैं। तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इसमें कांग्रेस का 2 पार्टियों में डिवाइड हो गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता कौन? लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल एक गरम दल के नेता के रूप में विख्यात हैं। वहीं नरम दल क्या है? गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब क्या हैं? और A.O. ह्यूम, ये सारे लोग नरम दल से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगला सेशन 1911 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? B.N. धर। कौन? B.N. धर यानी बिशन नारायण धर। कौन? बिशन नारायण धर। और पहली बार 1911 के सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन का जो है रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर ये डेट पूछे कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1944 को। 27 दिसंबर 1944 को कहाँ पर?
तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में, कहाँ पे 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में इसको पहली बार गाया गया था। इसके बाद 1916 का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था 1916 का? 1916 का लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि फर्स्टली जो 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल क्या होते डिवाइड हो गए थे, तो ये 9 सालों के बाद उन्होंने यह फील किया कि हम लोग अलग अलग रह के भारत को आज़ादी नहीं दिलवा सकते हैं। यही रीज़न है कि तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 के अधिवेशन में जो लखनऊ में आयोजित की जा रही थी उसमें गरम दल एवं नरम दल मिल जाते हैं, और साथ ही तिलक एवं जिन्ना के सहयोग से मुस्लिम लीग, कौन सी? एक तो इसमें गरम दल और नरम दल मिलते हैं, वहीं इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ये सारे मिल जाते हैं किसमें? लखनऊ पैक्ट के माध्यम से। इसी अधिवेशन के तहत तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगी। कौन? तिलक। और तिलक ऐसे हैं, लाल बाल पाल में केवल जो है लाला लाजपत राय हैं जो 1920 के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, नहीं तो इसके बाद जितने भी हैं जो बाकी के 2 हैं वो कभी भी उनको कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि 1920 में ही तिलक की डेथ हो जाती है। यही रीज़न है कि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहते हैं। इसके बाद इन्होंने तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूँगा इसका नारा देते हैं। वहीं जो अंग्रेज वैलेंटाइन चिरोल हैं वो इनको क्या कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारतीयों में नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए अशांति का कार्य कर रहे थे, लेकिन उस टाइम अंग्रेजों या चिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद इसका जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो 1917 के कोलकाता में। कहाँ? 1917 में कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली जो है फीमेल है, पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। क्यों बनती है? क्योंकि 1916 में जो कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल हैं उनको मिलाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। वहीं 1916 में होम रूल आंदोलन के तहत ये क्या करती हैं? ये भारतीयों में खासकर युवाओं में ये एज ए मोटिवेशन का काम करती हैं कि आप कैसे किस तरह से आप खुद अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल के खुद अपने देश को रूल कर सकते हो। इसके बाद इसका जो इम्पॉर्टेंट सेशन है 1919 का। 1919 में बहुत फेमस है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919 को। उस टाइम इसकी अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में हुआ था, और इसकी जो अधिवेशन है जो सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की जाती है जो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। और वहीं पे खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाता है। इसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट सेशन 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ये जो कोलकाता में हुआ था ये विशेष अधिवेशन था। क्या विशेष है? 1920 में जो हुआ था नागपुर में वो एज ए जो ईयरली अधिवेशन हुआ था वो हुआ था जिसकी अध्यक्षता सी राघवाचारी कर रहे थे, सी विजय राघवाचारी। और वहीं 1920 में पुनः फिर से बुलाया जाता है एक अधिवेशन, वो विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जहां 1920 में कांग्रेस के लीडर यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बनते हैं, वहीं 1929 आते आते कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा इनकी लाठी मार के हत्या कर दी जाती है। मतलब उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया जाता है, बाद में उसी के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि उस टाइम का जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लगभग लाखों सदस्य पार्टिसिपेट थे उसके एक लीडर को क्या कर रहे थे? अंग्रेज लाठी से पीट कर मार डाले थे। इसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट सेशन है 1923 का है जो अक्सर पूछा जाता है। 1923 का जो सेशन है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। और ये भी विशेष अधिवेशन, क्या 1923 का विशेष अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? अबुल कलाम के द्वारा। अबुल कलाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन? सबसे युवा अध्यक्ष थे। और इसके बाद 1924 का अधिवेशन होता है। 1924 का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और ये पहला और एकमात्र अधिवेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी एज ए चेयरमैन के रूप में पार्टिसिपेट होते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी इसके अलावा
सेशन में अध्यक्ष के तौर पर नहीं कार्य करते हैं। 1925 का हमने देखा था 1917 में, कब 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट एज ए फर्स्ट फीमेल लेडी के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं कांग्रेस को। वहीं 1925 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है? कानपुर में। ये यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, ये कहाँ पे पूछता है, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। सरोजनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और सरोजनी नायडू पहली फीमेल बनती है, पहली इंडियन फीमेल। पहली फीमेल अगर पूछे तो सरोजनी नायडू, वहीं पहली इंडियन फीमेल पूछता है, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। आज़ादी के बाद राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी यही है। आज़ादी के बाद राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। और हिंदी को एज ए राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने पर जोर किस अधिवेशन में दिया गया? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद 1927 का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता अहमद शाह अंसारी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि 1927 में ही साइमन कमीशन आया था। तो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, या फिर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। कौन सा नारा था? साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। इसके बाद 1919 का जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो लाहौर में आयोजित किया गया था। 1929 का सेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अभी तक किसी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। हालांकि 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की जाती है, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, तो उसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को यह डेट पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसके बाद 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कराची में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार पटेल के द्वारा। और पहली बार फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के प्रस्ताव का मांग किया गया था, और जो मूल अधिकार का मांग किया था उसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार मूल अधिकार की मांग किसमें की गई थी? तो कराची अधिवेशन, जो 1931 में हुआ था। और इसी सेशन के तहत गांधी इरविन समझौते को भी क्या दिया गया था? गांधी इरविन समझौते पर भी सहमत हुई थी। इसके बाद 1937 का फैजपुर अधिवेशन है। कौन सा? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 1936 और 37 दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 37 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी गाँव में आयोजित किया गया। किसी गाँव में आयोजित किया गया है, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1938 में हरिपुरा में, कहाँ पे? हरिपुरा में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसके डायरेक्ट बाद जब 1939 में कांग्रेस के जो लीडर हैं या अध्यक्ष पद की जब निर्वाचन होता है, तो उसमें एक तरफ तो 1929 में एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सपोर्ट से पट्टाभी सीतारामैया, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया शामिल रहते हैं। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इसमें पूर्ण बहुमत से जीतते हैं, तो बाद में महात्मा गांधी इनसे जो है इनके खिलाफ हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और उनके द्वारा गांधी जी के द्वारा यह कहा जाता है कि यह हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। जो त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारामैया हारे थे, क्योंकि उस टाइम गांधी जी को उनका सपोर्ट प्राप्त था। तो कहा जाता है कि जब गांधी जी नाराज हो जाते हैं, इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं और बाद में 1939 में जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और 1939 का जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको अध्यक्ष ना बना के किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी में फिर अगला अध्यक्ष चुना जाता है। फिर इसके बाद जो 1946 का है, 1946 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? मेरठ में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? JB कृपलानी के द्वारा। और ये स्वतंत्रता तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद कुछ नोट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कितने? 1940 से 1945 तक। क्यों? क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। यही रीज़न है कि इतने लंबे टाइम तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद वायसराय कर्जन। वायसराय कर्जन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वायसराय कर्जन इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1905 का, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन फेमस है। तो वायसराय कर्जन, कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिर रही है। क्या? कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिर रही है, अथवा कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। कितनी बड़ी बात है कि हम लोग एक तरफ चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस एज ए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने जो पूरे देश को लीड कर सके। वहीं उस टाइम जो कर्जन था वो क्या कर रहा था? उसके पतन के लिए अभिलाषा कर रहा था। इसके बाद लाला लाजपत राय, क्योंकि ये गरम दल से रिलेटेड है, तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो डफरिन के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग क्या है अंग्रेजों के वो वही काम करते हैं जो अंग्रेज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद तिलक क्या कहते हैं इसके लिए? तिलक कहते हैं कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलता। मतलब ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कांग्रेस है उसका जो सेशन है साल में एक बार आयोजित होता है, तो इसी के चलते तिलक द्वारा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलता है। वहीं तिलक और क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि उस टाइम जब जो नरम दल से रिलेटेड हैं वो प्रार्थना याचना के द्वारा अपना मतलब देश को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। वहीं जो क्रांतिकारी टाइप के थे या फिर जो गरम दल के थे वो क्या करते थे? वो छीनना चाहते थे। वो आज़ादी मांग नहीं रहे थे, वो आज़ादी छीनना चाहते थे, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या फिर लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो वो क्या कहते थे? कांग्रेस पर प्रार्थना एवं याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उस टाइम जो उदारवादी नेता थे, कहा जाता है कि उनकी चिट्ठियाँ जो लेटर लिखते थे उसको पढ़ा भी नहीं जाता था, अंग्रेजों के द्वारा सीधे उसे फाड़ दिया जाता है। यही कारण है कि तिलक इससे बहुत नाराज रहते हैं और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बुराई करते हैं या फिर उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। और कांग्रेस के द्वारा और तिलक के द्वारा कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहकर भी संबोधित किया। क्या? भीख, वही दया याचना जो है वही भीख मांगने वाली संस्था कहकर भी संबोधित किया जाता है। सर सैयद अहमद खान जो थे वो कभी भी कांग्रेस से खुश नहीं थे या फिर कभी भी कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। कांग्रेसी आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। या कौन कह रहे थे? सर सैयद अहमद खान कह रहे थे। सर सैयद अहमद खान कभी भी कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो किसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर इसके बाद CR दास यानी चित्तरंजन दास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जेल में रहते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चित्तरंजन दास ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेल में रहते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कब किए थे? 1921 में। फ्रेंड, हमने इसमें इतने लेक्चर में हमने उन सारी बातों को कवर किया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें उस सारे फैक्ट को डालने की कोशिश की गई है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।